आइए स्टूडेंट्स, ये सवाल हम लोग देखते हैं कि एक बुक सेलर है, उसे 8% प्रॉफिट होता है जब वो किताब को 10% डिस्काउंट में बेच देता है। ठीक है, ये एक बात हुई। फिर आगे क्या लिखा है? फिर रेशियो पूछ रहा है हमसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि तीन चीजें हैं: कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, और क्योंकि वो सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस भी। ठीक है, और आखिर में जो हमें अनुपात निकालना है वो क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से। ठीक है, तो आइए इस सवाल को देखते हैं ये कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस सवाल में वस्तु क्या थी? बुक, किताब थी। ठीक है, तो उस किताब की जो ओरिजिनल सबसे पहले जो प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, उसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ दाम जोड़ा, ठीक है, मार्कअप जोड़ा, तो फिर ये मार्क प्राइस बना। ठीक है, अंकित मूल्य बना, इसे हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सवाल में दिया नहीं है ना, सीधे सीधे साफ साफ दिया नहीं है ना कि कितना दाम जुड़ा, तो इसलिए इसको एक अलग सा वेरिएबल मान लिया। ठीक है, अलग सा अल्फाबेट मान लिया। इसे एक्स माना था तो इसे वाई मान लिया। ठीक है, मार्क प्राइस। अब क्वेश्चन में मार्क प्राइस है भी लिखा हुआ, तो इसीलिए हमें लेने की भी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर जो फाइनली उसने जो बेचा, ये जो किताब बेची, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है ये वाली चीज, ये पूरा प्रोसेस आपको पहले समझाया हुआ है कि पहले कॉस्ट प्राइस आता है, फिर मार्क प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब मार्क प्राइस के बाद जो उसने सेल किया वो 10% डिस्काउंट पे सेल किया। ठीक है, ठीक है, सेलिंग दी बुक एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट किस पे? इस पे, वाई पे। 10% डिस्काउंट 10% बट्टा या 10% छूट लगा के इस वाई पे करके उसने फिर बेचा। तो आइए ये वैल्यू भी लिखते हैं कि कितने में बेचा होगा उसने। ठीक है, तो ये जो है आखिर में इतने में बेचा। ठीक है, तो ये वैल्यू फिर से कहाँ से आई? क्योंकि दिया हुआ है 10% डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे लगता है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। तो अंकित मूल्य था वाई, तो इस पे जब 10 रुपए डिस्काउंट लगा तो वाई माइनस 10% करके होता है। ठीक है, तो वाई माइनस 10% ऑफ वाई। तो ये जो है एसपी आ गया हमारे पास, विक्रय मूल्य आ गया। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सरल करके लिख देता हूं। तो y माइनस 10/100 0.1 होगा, 0.1 y, तो ये पूरा का पूरा 0.9 y हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे एसपी जो है हमारा 0.9 y हो गया। ये यही चीज है, ये बिल्कुल यही चीज है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करके, सरल करके, बस ये अलग से मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। एसपी जो है ये है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह क्या रहा है? ये वाली बात तो हमने कर ली, इसका इस्तेमाल कर लिया। अब जो है प्रॉफिट, ठीक है, इसको जो प्रॉफिट हुआ 8% हुआ। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो पूरा शुरू में जो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य था, उसका देखना पड़ेगा आपको। आखिर में जो सेलिंग प्राइस कितना था, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज देख के आपको ये प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ठीक है, तो आइए प्रॉफिट परसेंट का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। अब बस मुझे एसपी की वैल्यू उठा के, ये जो वैल्यू निकली है ये उठा के यहाँ पे रख देनी है, और सीपी की वैल्यू जो कि एक्स थी वो यहाँ पे रख देनी है, और इंटू 100 कर देना है। और प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत जो है वो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ही, सवाल में ही दिया है, तो यहाँ पे मैं 8 रख दूंगा। तो आइए देखते हैं ये सब वैल्यूज रख के क्या होता है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 8 रखा। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे ये प्रतिशत का सिंबल कहाँ गया? तो इधर में 8 के बाद अगर परसेंटेज का सिंबल लगाऊं और इधर भी परसेंटेज का सिंबल रहेगा तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए तो वो मैंने हटाकर ही दिखा दिया आपको। ठीक है,
अब बस इससे हमें एक्स बाई वाई का रेशियो निकालना है। सवाल में यही पूछा था ना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो। ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यही तो पूछा था। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस एक्स है और अंकित मूल्य मार्क प्राइस वाई है। तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई हमें निकालना है इस इक्वेशन से। तो आइए करते हैं इसे। जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमें इस तरीके से स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो 100 जो है दाएं से बाएं आएगा तो 8 के नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और 8/100 0.08 होता है, और इधर का x जब इधर चला आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए 0.08x बराबर 0.9 y माइनस एक्स हो जाएगा। फिर इधर का x इधर आएगा तो +1 कर देगा, तो 1.08x इज इक्वल टू 0.9y आएगा। तो इसी से जब हम x बाई वाई निकालेंगे तो हमने देखा 5/6 आएगा। तो स्टूडेंट्स यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, अनुपात पूछा था। x क्या चीज थी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और y क्या चीज थी, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। ठीक है, तो x बाई वाई का ही रेशियो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, जो कि 5/6 आया है। ठीक है, तो अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर है सी, 5/6। तो स्टूडेंट आइए ये सवाल हम देखते हैं कि एक रिटेलर है, मतलब दुकानदार है, उसने सुइंग मशीन, सिलाई मशीन खरीदी। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, 15% की छूट पे उसने ये मशीन खरीदी और फिर बेच दी कितना, 1955 रुपए में। ठीक है, और ऐसा करने पे उसको प्रॉफिट हुआ 15%। तो डिस्काउंट क्या था ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस कहानी को अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको कि जो है हो क्या रहा है। ठीक है, और हो सके तो एक फ्लो चार्ट या डायग्राम बना लेना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या फ्लो है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो दुकानदार है इसने जो सिलाई मशीन खरीदी एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, इतने यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो स्विंग मशीन का दाम था x, तो इसे डिस्काउंट मिला 15% का। ठीक है, तो x माइनस 15/100 x हो गया। ठीक है, डिस्काउंट मिलने के बाद उस दुकानदार को, उस रिटेलर को इतने का पड़ा। ठीक है, वो जो मशीन थी वो इतने की पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसने ये जो थी यहाँ पे सीविंग मशीन, सिलाई मशीन, इसको फिर आगे फर्दर बेच दिया। ठीक है, 19,955 रुपए में। ठीक है, तो ये बेच दिया 1955 रुपए में। ठीक है, तो अब आप बस इसको यहां से समझ सकते हैं कि ये 1955 रुपए जो हैं ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा दुकानदार के लिए, कॉस्ट प्राइस ये होगा, क्योंकि आप याद करिए सबसे शुरुआत में मैंने बताया था जितनी लागत आती है किसी भी इंसान को वो चीज बनाने में या खरीदने में, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो भले ही इस दुकानदार ने डिस्काउंट वगैरह या जो भी कैसे भी करके ये जो सामान खरीदा, ये खरीदा तो x माइनस 15/100 x रुपए में, है ना स्टूडेंट्स। तो जितने भी दाम में खरीदा वही ही क्रय मूल्य होता है, वही कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हमने देख ली। ठीक है, उसने बाय भी कर लिया डिस्काउंट ऑफ 15% पे, तो जो भी दाम था उसको 15% उसका कम किया, कम करके उसे इतने रुपए में वो सिलाई मशीन उसके पास आई। ठीक है, तो यही कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, उसको इतना रुपए लगाना पड़ा, इतनी लागत आई उस दुकानदार को, तभी तो वो स्वीविंग मशीन या सिलाई मशीन उसके पास आई, है ना। तो यही इसलिए कॉस्ट प्राइस सीपी हो गया, और फिर इसने बेच दिया 1955 में, तो ये जो है सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया।
अब दिया क्या है कि ऐसा करने पे इसको प्रॉफिट हुआ 15% का। अब ये वाली चीज मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो लिखी हुई है, ठीक है, ये ऐसी पूरी कहानी करने से उसका प्रॉफिट हुआ 15%। तो सीधा प्रॉफिट परसेंटेज का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, वही प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी ऊपर आता है और नीचे सीपी आता है और पूरे को इंटू 100 और ये प्रतिशत हो जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से ये वैल्यूज इसमें हम लोग रखते हैं। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, एसपी की वैल्यू 1955 तो यहाँ से मैंने उठा ली, ठीक है, यही है। और सीपी की जो वैल्यू है, ठीक है, ये रखने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस 15/100x ये कितना होगा, 0.85x, ठीक है, 0.85x। अब ये जो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत, इसमें मैं एसपी की जगह ये रखूंगा 1955 और सीपी की जगह ये रखूंगा 0.85x, ठीक है। और ये जो पूरा है प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत, ये हमें दिया कितना है कि 15% है ये, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स ये सब वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट परसेंट, तो क्वेश्चन में सवाल में दिया ही हुआ था 15%, 15%। और एसपी की जगह 1955 रख दिया मैंने और सीपी की जगह 0.85x रख दिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट का सिंबल और इधर से भी परसेंट का सिंबल हट जाएगा। और जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी x की, जब आप पूरा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, x बराबर 2000। अब स्टूडेंट्स x क्या था, जो बिल्कुल शुरुआत में इस दुकान वाले ने जहां ये खरीदने गया था उसकी वहां पे वो प्राइस था, और फिर इसी 2000 पे 15% डिस्काउंट मिलके इस दुकान वाले को इतने में उसने खरीदा था, ठीक है। तो जो 15% जो क्वेश्चन में लिखा है कि रिटेलर जब बाई करने गया तो उसे डिस्काउंट ऑफ 15% मिला, तो वो 15% डिस्काउंट स्टूडेंट्स इस 2000 रुपए पे मिला था इसको, ठीक है, इस दुकान वाले को। तो हमें जो है अगर इसका 15% निकालेंगे तो हमें डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही पूछा है कि डिस्काउंट कितना था, ठीक है। तो सवाल में ये डिस्काउंट पूछा था ना स्टूडेंट्स। तो आइए, और ये जो है x इज इक्वल टू 2000, इस पे जो है हम 15% इसका निकालते हैं, क्योंकि दिया हुआ है डिस्काउंट जो है 15% था, ठीक है। तो इसका 15% कितना होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है 15% ऑफ 2000, ठीक है, 15% ऑफ x, ठीक है, इसी पे ही लगा था ना डिस्काउंट। तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये इस तरीके की चीज जहां भी लिखी होती है, तो वो मैंने आपको बताया था, वो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 15% का 15/100 हो जाता है और ऑफ की जगह इनटू का सिंबल आ जाता है और फिर 2000 आ जाता है। तो इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो 300 रुपये निकल के आया। तो जो डिस्काउंट है वो 300 रुपये है, ठीक है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा या फिर छूट 300 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ठीक है, द डिस्काउंट इज ₹300। इस क्वेश्चन का आंसर 300 है। आइए ये वाला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स के ऊपर है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं ऑफ 70% एंड 30%, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मतलब इसमें 2 क्रमागत छूट दी गई है, 70% और 30% की। आपको कुल छूट प्रतिशत बतानी है, ठीक है, मतलब एक छूट प्रतिशत बतानी है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का मैं कंसेप्ट आपको बता ही चुका हूं। तो ये सवाल हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक है, 2 तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले तरीके में हम बिना फॉर्मूले के करेंगे और दूसरे तरीके में हम फॉर्मूला के साथ करेंगे। तो आइए हम पहला तरीका शुरू करते हैं। तो शुरू में हम x मान लेते हैं, मार्क्ड प्राइस को, अंकित मूल्य को,
ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस पे ही लगता है ना स्टूडेंट्स। तो शुरुआत में एक्स मान लेते हैं मार्क प्राइस को। ये हो गया हमारा मार्क प्राइस एमपी या फिर अंकित मूल्य। ठीक है, एक्स हो गया हमारा। अब इस पे पहले कौन सा डिस्काउंट लगा, 70% का। ठीक है, तो इस पे अब 70% का डिस्काउंट लगा देते हैं। तो इसमें एक्स में, ठीक है, जब 70% डिस्काउंट लगा तो हमें वाई मिल गया। इसे सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं, SP1। ठीक है, तो वाई जो है सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये वाई किसके डिस्काउंट लगने पे आया, एक्स पे जब 70% का डिस्काउंट लगा तो हमारे पास ये वाई आ गया। तो हम वाई को एक्स माइनस 70/100 एक्स भी तो लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 70/100 एक्स, क्योंकि इस पे 70% डिस्काउंट लगा था ना एक्स पे। पहला जो डिस्काउंट था 70% का, तो वो एक्स पे लगा था। इसे हम एक काम करते हैं, MP1 मान लेते हैं इस शुरुआत वाले एक्स को। ठीक है, मार्क प्राइस 1, MP1 हम लिख देते हैं। तो ये हो गया MP1। तो एक्स से 70% छूट मिली और हम वाई पे पहुंच गए। और फिर अब वाई पे फिर से दूसरी बार 30% की छूट मिली, डिस्काउंट मिला। सेकेंड डिस्काउंट 30% का था, तो ये 30% डिस्काउंट वाई पे लगेगा। मतलब वाई एक नया मार्क्ड प्राइस बन जाएगा, नया अंकित मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको मुझे MP2 लिखना था ना, तो इसलिए इसको अलग से लिखने के लिए MP1 एक्स को MP1 कर दिया था। ठीक है, तो अब जो दूसरा डिस्काउंट लगेगा 30% का, इसके लिए मार्क प्राइस वाई बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वाई पे जो 30% दूसरा डिस्काउंट लगा तो हमें अब जेड मिल गया। ठीक है, तो डिस्काउंट जो 30% का डिस्काउंट है या कोई भी डिस्काउंट किस पे लगता है, वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वाई भी इस जेड के लिए मार्क्ड प्राइस की तरह बिहेव कर रहा है। ये दूसरा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 2। इस कहानी में दो मार्क प्राइस हैं। ठीक है, एक ये पहला वाला और ये वाई दूसरा वाला। अब मार्क प्राइस चाहे कोई सा भी हो, उस पे जब डिस्काउंट लग जाता है, जैसे कि वाई पे लग गया डिस्काउंट होके, हमें जेड मिल गया, 30% डिस्काउंट करके जेड मिल गया। तो जब डिस्काउंट लग जाता है मार्क प्राइस पे, तो ये जो हमें मिलता है ये सेलिंग प्राइस ही होता है स्टूडेंट्स, विक्रय मूल्य ही होता है। ठीक है, तो जेड जो है वो सेलिंग प्राइस 2 है, SP2, विक्रय मूल्य 2। तो ये z जो है, ये z लिखा है मैंने, तो ये सेलिंग प्राइस 2 SP2 हो गया, विक्रय मूल्य 2 हो गया। हम एक चीज और देख सकते हैं कि z जो है 30% डिस्काउंट लगाने के बाद आया है y पर। जब 30% डिस्काउंट लगा था, y से z पे हम पहुंचे थे ना, तो y पे 30% का जब डिस्काउंट लगा था तब हमें z मिला था। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, z बराबर y माइनस 30% ऑफ y। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, z बराबर y माइनस 30% ऑफ y। ठीक है, तो अब इसमें जो है यहाँ पे ये जो चीज आई, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सरल बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो y माइनस 0.3y है, तो ये 0.7y हो जाएगा। ये पूरी की पूरी चीज ना 0.7y हो जाएगी। और इसी प्रकार से यहाँ पे y में यहाँ पे लिखना रह गया था कि x माइनस 70/100 x को ये हम y बराबर 0.3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी चीज को मैंने ये अलग से यहाँ नीचे सरल करके लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपको सिंगल डिस्काउंट निकालने को कह रहा था। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, तो अब सिंगल डिस्काउंट मतलब पूरे में जो डिस्काउंट लगा, मतलब MP1 अंकित मूल्य मार्क प्राइस 1 जो है यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस 2 में जो आखिर में जो सेलिंग प्राइस आई। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं सिंगल डिस्काउंट। ठीक है,
किसके बीच, z और x के बीच। तो इस पे जो है सिंगल डिस्काउंट परसेंट जो है वो MP1, ठीक है, माइनस SP2, ठीक है। MP1 ये रहा x और माइनस SP2 ये रहा z, पूरे को डिवाइडेड बाय MP1 और गुणा 100%, ठीक है। तो ये पूरा सिंगल डिस्काउंट हम निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही था मेथड 1 जो हम कर रहे थे ना, जो अभी ये जो हम कर रहे हैं, तो इसमें हम सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमागत छूट का फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, हमने बिना वो फॉर्मूला लगा के ये सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए MP1 की जगह x रख देते हैं और SP2 की जगह z रख देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। MP1 x था और SP2 यहाँ से 0.7y था, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और बटे x, ठीक है। नीचे भी MP1 आना था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो y देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो y देख रहे हैं, तो इस y की जगह मैं 0.3x रख दूंगा, ठीक है, इस y की जगह। तो आइए देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, y की जगह 0.3x रख दिया यहाँ से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऊपर से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, और फिर जब x बाहर निकाल दूंगा तो ऊपर का x और नीचे के x दोनों कट जाएंगे, ठीक है। आइए इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको आगे और सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो ये ऊपर x कॉमन ले लिया, x बाहर आ गया, तो ऊपर और नीचे x कैंसिल हो गए, और ये पूरा सॉल्व करके अब तो इसमें x बचा ही नहीं है ना, दोनों ऊपर नीचे x थे वो कैंसिल हो गए थे। तो ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास 79% आया। तो जो दोनों जो डिस्काउंट थे उसका जो कुल डिस्काउंट जो परसेंटेज निकल के आया 79%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 79%। तो मैंने आपको कहा था कि मैं ये दो मेथड से कराऊंगा, तो अब आइए दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें डायरेक्ट सक्सेसिव डिस्काउंट्स यानी कि क्रमागत छूट का आपको फॉर्मूला लगा के करना होगा। तो आइए एक दूसरा मेथड भी देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स बस आपको ये सीधा सा फॉर्मूला लगा देना है सिंगल डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट्स जहां पर भी हो। तो इसमें आपको एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में ये रखनी है कि ये जो D1 ये पहला डिस्काउंट हुआ 70%, ठीक है। तो यहाँ पे 70 आएगा, और D2 जो है वो दूसरा डिस्काउंट हुआ 30%, तो यहाँ पे 30 आएगा, और फिर यहाँ पे माइनस आना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर ऊपर D1 इंटू D2, फिर पूरे को डिवाइड बाई 100, और फिर लास्ट में प्रतिशत आना है। तो इसमें आपको एक तो ध्यान रखना है कि बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो कई कई दूसरी किताबों में क्या होता है कि ये पूरा प्लस में ही लिखा होता है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा होता है, तो उसमें आपको अलग से D1 D2 के साइन के साथ वैल्यूज डालनी होती है यहाँ पे, ठीक है, तब वो साइन के साथ फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने इसमें पहले से ही साइन का ध्यान रख दिया, तो अब बाद में साइन नहीं लगा के रखना है वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स जब हम वैल्यूज रखेंगे, D1 की जगह 70 रखेंगे, D2 की जगह 30 रखेंगे, तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, हम लोग जो वैल्यूज रख रहे हैं तो बिना साइन के, यहाँ पे साइन के बिना हम वैल्यूज रखते जा रहे हैं, क्योंकि साइन का मैंने फॉर्मूला के अंदर ही लगा दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए ये फायदा है। और ये माइनस का माइनस यहाँ आ गया, और ऊपर D1 इंटू D2 70 इंटू 30 2100 हो गए, ठीक है। 70 इंटू 30 2100 हो गए, और डिवाइड बाई 100%। तो ये पूरा जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये जो है 79% आएगा, ठीक है, पूरी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 79%, और यही वैल्यू अभी हमने इससे पहले जो मेथड 1 से किया था उसमें भी यही वैल्यू हमें आई थी। तो स्टूडेंट्स आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो या कोई भी चीज़ में SSC या और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, DSSB, बैंक PO, रेलवे हुआ, या और भी किसी भी एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी पूछना हो, या कहीं भी कुछ भी परेशानी आ रही हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा यहीं ऐप पे,
ठीक है, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके कोई भी समस्या है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।